ये है बाबाओं के उदय के बाद का हिंदुस्तान, जिनके पैर छू करके खड़े हुए हैं आज की पॉलिटिकल लीडरशिप। ये वो लोग हैं जिनके आपने वीडियो देखे होंगे कि ये बाबाओं के पैर छू करके बड़े हो रहे थे। तो जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो नहीं पढ़ा सकते एवोल्यूशन की थ्योरी को, वो नहीं पढ़ा सकते पीरियोडिक टेबल को। पर ये सोचिए कि ये जहर आम जनता के लिए है। क्या कुछ हटाया गया है? एवोल्यूशन की थ्योरी हटा दी। मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा कि एवोल्यूशन की थ्योरी हटाने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन चलिए, अगर आपको यह कहना है कि अलग अलग जातियां, कोई सर से पैदा हुई, कोई भुजाओं से पैदा हुई, कोई पेट से पैदा हुई, कोई पैर से पैदा हुई, तो परेशानी होगी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने में। विकास का सिद्धांत पढ़ाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो बाधा बन जाएगा। पर अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे कि पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी? पीरियोडिक टेबल में तो कुछ नहीं था। मेरा बहुत सिंपल जवाब है, अगर आपके बाबाओं को दिन रात ये जहर घोलना है कि सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, हम, हर चीज सिर्फ 5 तत्वों से बनी है, हवा, आग, पानी, मिट्टी और आत्मा से बनी है अगर, तो फिर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कुछ और है। अगर आपको यह बताना है कि कहीं किसी स्क्रिप्चर के अंदर देयर इज समथिंग दैट टेल्स यू कि थ्योरम एक है, वो हमारे शास्त्रों से निकली है, और वो उन शास्त्रों से निकली है जो पोएट्री में लिखे गए, तब फिर आप पाइथागोरियन थ्योरम नहीं रख सकते। Which definitely means that an India is represented here in this hall in Begusarai. This is a very different India. But before I go into what I wanted to talk to you, I would like to narrate a story as a scientist. Imagine, अब से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था। और जब मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं था। न दूरियां थी, न कुर्बतें थी, न रोशनी थी, न अंधेरा था, न वक्त था। वक्त भी तब पैदा नहीं हुआ था। और कुछ हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और तब ऊर्जा ने, एनर्जी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और वक्त ने टक 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 चलना शुरू किया। दोस्तों, धीरे धीरे ये एनर्जी फैलती गई। लगभग 10 मिनट गुजरे तो पार्टिकल्स ने बनना शुरू किया। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में टग ऑफ वॉर थी। इन दिस टग ऑफ वॉर, पार्टिकल्स विद मास, भार जिनमें था, उनकी जीत हुई। लगभग 1 साल बीता। हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स, न्यूक्लियस बनना शुरू हुए। लगभग 300 साल गुजरे और पहले सितारे बने। और जब आधी उम्र गुजर गई
तो ये सितारे करीब आके आकाशगंगाओं में बदल गए। लाखों करोड़ों सितारे, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं, उन आकाशगंगाओं के समूह लगातार फैलते जा रहे थे। इन करोड़ों करोड़ आकाशगंगाओं में से एक स्पेशल आकाशगंगा, और उस स्पेशल आकाशगंगा के एक किनारे के ऊपर तैरता हुआ एक चमकता हुआ तारा, लगभग 400 मिलियन तारों में से एक बहुत स्पेशल तारा, और उसके चारों तरफ घूमते हुए नन्हे नन्हे गेंद, और उन गेंदों में से एक स्पेशल गेंद नीले हरे रंग का, और उस गेंद के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट, बाकी पानी, और उस 7 कॉन्टिनेंट में से सैकड़ों देशों के बीच में एक स्पेशल देश, और उस स्पेशल देश में एक स्पेशल प्रांत, और उस स्पेशल प्रांत में से एक स्पेशल शहर, और उस स्पेशल शहर में एक स्पेशल हॉल, और उस स्पेशल हॉल में एक स्पेशल मीटिंग होती हुई। दोस्तों, लगभग 13.7 बिलियन साल बीत गए। It has taken 13.7 billion years to create this moment today. The moment when AISF is celebrating its 30th National Conference. I congratulate you. I congratulate each and every delegate, the leadership, and those who have made it possible to hold this very special conference. Friends, why did I tell you this story in this conference when we expect somebody to speak on politics, economics, etc., etc.? I want you to think that this special moment has been created by the nature for something. What could be that something? Do we divide ourselves into castes, religions, countries, languages, and hate each other and create war, violence on this planet Earth? Or this moment has been created to do something else, to create a future which is part of this story of evolution, which takes the entire humanity towards a better life. And this better life cannot be conceived or perceived or realized without knowing what nature is all about. ये जो लॉज हैं नेचर के, प्रकृति के जो कानून हैं, क्या हम इनको समझे बिना एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का ख्वाब देख सकते हैं? एज अ साइंटिस्ट मेरा ये मानना है कि हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें नॉलेज गैदर करनी होगी, और वो एज ए स्टूडेंट बॉडी आपका पहला काम है। लेकिन उसके साथ साथ इस नौजवान खून का, और यकीन करें कि मैं भी कभी नौजवान था, ज़रा मुश्किल से यकीन आएगा, उसके बावजूद आपकी तरह ख्वाब देखे थे। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये रुक जाएगी
अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, और वो जिम्मेदारी है हमारी जनरेशन से बेहतर होना, ये आपकी ड्यूटी है एज नेक्स्ट जनरेशन कि आप हमसे बेहतर हो, आप हमसे बेहतर लीडर हो, आप हमसे बेहतर टीचर हो, आप जिस भी क्षेत्र में काम करें वो पिछली जनरेशन से बेहतर हो। और हमारी जनरेशन का ये काम है, और यहाँ बैठे हुए मेरे कॉमरेड्स ने बड़ी खूबसूरती से इस काम को पूरा किया कि आपको हमसे बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज की AISF 30th कॉन्फ्रेंस की AISF हमारी जनरेशन की AISF से बेहतर हो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो फिर एक बार नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आपका इनकलाब हमारे इनकलाब से बेहतर इनकलाब होना चाहिए। आपका ख्वाब हमारे ख्वाब से बेहतर ख्वाब होना चाहिए। आपका ख्वाब हमारे ख्वाब से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि यहां जमा होने वाले सारे छात्र एक बेहतर दुनिया का सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि उस ख्वाब के लिए कुर्बानी देने और टक्कर लेने से भी घबराएंगे नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे ज़माने में कहीं ज़्यादा बेहतर हालात थे, इसके बावजूद कि हमने इमरजेंसी का पीरियड देखा है। लेकिन आज के हालात कहीं ज़्यादा संगीन है। द डार्कनेस ऑफ फैशिज्म हैज परवेडेड almost all nooks and corners of not only the reality of India but the consciousness of the people itself. And therefore your fight is much more not only difficult but also important. It puts on your shoulder the responsibility of rejecting fascism today. The fascism in any country has very serious ways. वो षड्यंत्र ऐसे रचता है कि अक्सर आंखों से दूर हो जाता है। मेरे साथियों ने अभी थोड़ी देर पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत थी? इसके बावजूद कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लेफ्ट की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर था, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो इस देश में जो बड़े इंसान पैदा किए, जो बड़े दिमाग पैदा किए, वो उस बुरी एजुकेशन पॉलिसी का नतीजा था। इसके बावजूद कि वो एजुकेशन पॉलिसी बहुत कमजोर थी हमारी नजरों में, वो AISF हो, SFI हो या आइसा हो, हम लगातार ये कहते रहे कि उस एजुकेशन पॉलिसी को बदलने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके बावजूद मैं और आपके पिछली जनरेशन के लोग जो अच्छे ख्वाब देखते थे वो उस एजुकेशन पॉलिसी का नतीजा था। अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी क्यों जरूरत पड़ी? फैशिस्ट फोर्सेस 90 साल से RSS की अगुवाई में एक ऐसा हिंदुस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की इमेज हो। जो कुछ वहां होता रहा है वो इस देश में करने की कोशिश की जा रही। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि उनके दिल में बड़ा दुख था इस बात का कि मुसलमान रिएक्शनरी को, मुसलमान फैशिस्ट फोर्सेस को पाकिस्तान मिल गया और उन्होंने अपनी जनता को, अपने लोगों को अलग अलग नामों से रौंद डाला। उन्होंने उनको दबाने में कोई कसर नहीं छुड़ा रखी। यहां के हिंदू फैशिस्ट को यह दुख था कि हम सत्ता में नहीं आए, इसलिए कि यहां एक सेक्युलर लीडरशिप थी, यहां CPI थी, यहां CPM थी, उनका प्रेशर था और यहां की जनता ने उनको लगातार रिजेक्ट किया। उनके दिल में यह बड़ा दुख था कि उन्हें इस देश की जनता को रौंदने का,
इस देश की जनता को ऑप्रेस करने का मौका नहीं मिला। 2014 के बाद उन्हें मौका मिल गया और वो एजुकेशन पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बात वो करते रहे हमेशा, जिसके बारे में एलानिया कहते रहे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। कहीं चूक हमसे हो गई कि हम उस खतरे को पूरी तरह नहीं समझ पाए। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? क्या कुछ हटाया गया है? एवोल्यूशन की थ्योरी हटा दी। मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा कि एवोल्यूशन की थ्योरी हटाने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन चलिए, अगर आपको यह कहना है कि अलग अलग जातियां कोई सर से पैदा हुई, कोई भुजाओं से पैदा हुई, कोई पेट से पैदा हुई, कोई पैर से पैदा हुई, तो परेशानी होगी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने में। विकास का सिद्धांत पढ़ाने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि वो बाधा बन जाएगा। जब आप कहेंगे कि हमारा ही देश में सब कुछ हुआ, हम ही सबसे पुराने हैं, तो ये एविडेंस बाधा बन जाएगा कि हम सब अफ्रीका से निकले हुए हैं। मैंने जब अपनी डीएनए प्रिंटिंग करवाई तो पता लगा कि मेरे पूर्वज लगभग 50,000 साल पहले नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले। मुझे पता लगा कि मेरे डीएनए के मार्कर्स कुछ कोंकण ब्राह्मण्स में पाए जाते हैं, कुछ पंजाब में पाए जाते हैं, कुछ इजराइल में पाए जाते हैं, कुछ कहीं। ये समझ कि हम सब अफ्रीका से निकले हैं एक बड़ा हमला है कास्ट सिस्टम के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा हमला है रेसिज्म के ऊपर। इसलिए जाहिर है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से प्रॉब्लम हो सकती है। पर अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे कि पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी? पीरियोडिक टेबल में तो कुछ नहीं था। मेरा बहुत सिंपल जवाब है, अगर आपके बाबाओं को दिन रात ये जहर घोलना है कि सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, हम, हर चीज सिर्फ 5 तत्वों से बनी है, हवा, आग, पानी, मिट्टी और आत्मा से बनी है अगर, तो फिर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कुछ और है। अगर आपको यह बताना है कि कहीं किसी स्क्रिप्चर के अंदर देयर इज समथिंग दैट टेल्स यू कि थ्योरम एक है, वो हमारे शास्त्रों से निकली है और वो उन शास्त्रों से निकली है जो पोएट्री में लिखे गए, तब फिर आप पाइथागोरियन थ्योरम नहीं रख सकते। ये है षड्यंत्र, ये है बाबाओं के उदय के बाद का हिंदुस्तान, जिनके पैर छू करके खड़े हुए हैं आज की पॉलिटिकल लीडरशिप। ये वो लोग हैं जिनके आपने वीडियो देखे होंगे कि ये बाबाओं के पैर छू करके बड़े हो रहे थे। तो जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो नहीं पढ़ा सकते एवोल्यूशन की थ्योरी को, वो नहीं पढ़ा सकते पीरियोडिक टेबल को। पर ये सोचिए कि ये जहर आम जनता के लिए है, ये जहर खास लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे जैसा पाकिस्तान में हुआ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे जहां लाखों करोड़ों की फीस दी जाएगी और फिर उसके बाद देश से बाहर चले जाएंगे, वहां वो ये सब कुछ पढ़ेंगे। उनके लिए इंश्योर्ड है सब कुछ पढ़ना, उनके लिए मानसिक तौर पे डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि वो यहां आकर के रूल कर सकें, रूलिंग क्लास का हिस्सा बन सकें। तो ये 10वें क्लास में क्यों रोका गया? बार बार एनसीईआरटी ये कह रही है कि हमने सब जगह नहीं रोका है, हम 12वें में पढ़ा रहे हैं, उससे आगे पढ़ा रहे हैं। तो जरा आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं।
10वें क्लास में रोकने का षड्यंत्र देखने के लिए थोड़ी सी गहरी नजर चाहिए। 10वें क्लास में पिछले साल लगभग 3.25 करोड़ बच्चे एनरोल्ड थे। इसमें सबके ऊपर ये एनसीईआरटी का सिलेबस लागू नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन उनका ख्वाब है सब पे लागू हो जाए। तो अगर हम मान लें कि 3.25 करोड़ बच्चों को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाई जाएगी, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको डेमोक्रेसी नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है जो हटा दिया गया है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दी। ये सब कुछ उनको नहीं पढ़ाया जाएगा तो 10वें में खत्म करने से क्या होगा? 10वें में 3.25 करोड़ बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे। इसमें से 33.5% हैं जो बाहर निकल जाते हैं, और उसमें से 33.5% हैं जो साइंस लेते हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं। यानी बाकी और सब्जेक्ट में जो बच्चे 66% लगभग जाएंगे, वो कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, मेजॉरिटी नहीं पढ़ेगी। पर ये साइंस है, साइंस में बायोलॉजी लेने वालों को पढ़ाया जाएगा 12वें में। तो अगर मान लें कि वो 50% हैं तो घटते घटते लगभग 40 लाख बच्चे पढ़ पाएंगे। यानी आपने 3.25 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख बच्चों को सिलेक्ट कर लिया कि ये पढ़ सकते हैं। उन बच्चों को किसके लिए तैयार किया जा रहा है जो नहीं पढ़ेंगे? ये अमेरिकन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कहता है कि सबको न पढ़ाने की जरूरत है और ना ही सबको काम देने की जरूरत है। ये ब्लूप्रिंट सारी डेवलपिंग कंट्रीज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे एक मिनिस्टर से बीजेपी के, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही कि हम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते सबको, इसलिए हम सबको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यानी वो जनता जो मेजॉरिटी में है अब बाबाओं के आश्रम में जाएगी तो वो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़े बिना जाएगी, पीरियोडिक टेबल पढ़े बिना जाएगी और थ्योरम्स पढ़े बिना जाएगी। ये फॉर्डर होगा इन बाबाओं का जिनके साथ आज की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक नेक्सस क्रिएट हो रहा है। मैं आपको इस बात को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भविष्य आपका भविष्य है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई लड़ चुके, हम अब आपको सिर्फ मदद कर सकते हैं। हमारी जनरेशन आपकी मदद कर सकती है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और ये संघर्ष करना पड़ेगा। ये चौतरफा जो हमला है इस वक्त फैशिज्म का, वो अगली आने वाली नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको न सिर्फ ये कि नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी का संघर्ष भी आपका संघर्ष है। नौकरी नहीं मिलेगी का सब सिर्फ सवाल नहीं है, एक ऐसा दिमाग पैदा होगा इस मुल्क के अंदर जो फैशिज्म के लिए पूरी तरह से बारूद का काम करेगा। और हमें यह दिखाई दे रहा है कि जगह जगह गांव तक में किन लोगों को वीएचपी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये वही
अनपढ़ लोग हैं। ये वही नौजवान है जिसके हाथ में नौकरी नहीं है और दिमाग में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। यह है खतरा इस देश के लिए। यह संघर्ष है, आपका संघर्ष। और इस संघर्ष को इसलिए समझना जरूरी है कि कल को अगर आपको जी टेलीविजन में या इंडिया टीवी में या ऐसी जगह नौकरी मिल भी जाए, तब भी आप अपनी नई नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में नौकरी मिल भी जाए, तो आप कल को इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे अगली नस्लों को बर्बाद करने का इंस्ट्रूमेंट। आप उन्हें फैशिस्ट बनाने के पुर्जे हो जाएंगे। यह संघर्ष इसलिए जरूरी है और आज ही जरूरी है। और मैं समझता हूं कि एआईएसएफ अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि मोस्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगी। एक आखिरी बात दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है। एआईएसएफ के सारे दोस्तों को बेहद मुबारकबाद। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक और चीज। जब फैशिज्म अपने पंजे गड़ा लेता है, तब फिर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। जब हम अकेले लड़ाई लड़ते हैं तो हम अपनी वीकनेस शो कर रहे होते हैं। अगर हम किसी चौराहे के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और एआईएसएफ के आह्वान के ऊपर 10, 15, 20 लोग आए, तो सबको यह लगेगा कितनी वीक ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो 10 ही लोग हैं खड़े। वो डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के 10, 10, 10, 10 करके अपने को बढ़ाना होगा। ये दिखाना होगा कि हम स्ट्रांग हैं। और अगर हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर हम नजर डालें और जितनी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखें, तो हमें ये पूरा नक्शा लाल दिखाई देने लगेगा। आप एक बार ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। इस देश का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर लेफ्ट के लोग मौजूद ना हो। और हमारे वामपंथी साथियों की जो इज्जत है वो किसी और पार्टी की इज्जत नहीं है। हम अगर 5 लोग भी हैं कहीं पर, तो उनकी एक इज्जत है जो किसी और के हिस्से में नहीं आई है। उनकी इज्जत कमिटमेंट की वजह से है, उनकी इज्जत विचारों की वजह से है, उनकी इज्जत दिल में जो गरीबों का दर्द है उसकी वजह से है, किसानों और मजदूरों के साथ लड़ने की क्षमता की वजह से है, और कुर्बानियां देने की वजह से है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है कभी कभी। लेफ्ट पार्टीज, इस ताकत का अंदाजा कीजिए। मिल करके लेफ्ट पार्टीज कहीं ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देंगी आवाम को, और आवाम को ये एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप जीत की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप जब इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं तो वो इनकलाब जिंदा इनकलाब बदलाव लाएगा। अगर मैं अभी जो इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़े गए हैं उसमें लेफ्ट पार्टीज के वोट देखूं जो मिले हैं, और कांग्रेस के साथ अगर मिलके लड़ा होता इलेक्शन, तो बीजेपी की बुरी तरह हार होती, वो साफ हो जाती। जनता हमसे ये कह रही है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा हो। अवाम हमसे कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ। कभी कभी हमसे चूक हो रही है। मुझे लगता है कि एआईएसएफ से अब भविष्य में ऐसी कोई चूक नहीं होगी। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।
Comrades, the editor of the souvenir that just been released, Comrade Praveen Priyadarshi is present.